जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 16 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने टोटल 15 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, वो जाकर आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में अच्छे से देख सकते हैं, सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट में। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग याद रखें। और आज का जो चैप्टर हमारा सामाजिक स्तरीकरण है, सामाजिक स्तरीकरण में उससे पहले ये जान लीजिए इस चैप्टर में टोटल 8 क्वेश्चन निकले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से ही पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जब इतने क्वेश्चन आप लोग समझ जाएंगे तो इजीली कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, गारंटी है। ठीक है, तो देखिए जरा, इस चैप्टर का नाम है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब क्या होता है, किस तरीके से समाज में लोगों को बांटा जाता है वन बाय वन। अब मान के चलिए हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारे पृथ्वी की भी तो लेयर होती है ना। हमारी पृथ्वी की लेयर कैसे, जमीन है उसके नीचे फिर और मतलब ऐसे अंदर जाते जाते बहुत सारी लेयर हैं, लेयर के ऊपर लेयर। ठीक है, ये चीज होती है। वैसे ही हमारे समाज के अंदर भी क्या होती है, लेयरिंग होती है। कुछ लोगों की, वर्गों की, समाज की अलग अलग प्रकार की लेयरिंग है। कैसे, जैसे वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, आर्यों द्वारा वर्ण व्यवस्था लाई गई थी वैदिक काल में। उस काल में क्या था कि वर्ण व्यवस्था के अंदर सबसे ऊपर ब्राह्मणों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये लेयर बाय लेयर रखा गया था ना इस व्यवस्था को। वैसे ही हमारे समाज के अंदर भी क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण होता है, यानी कि एक एक करके अलग अलग स्तर के लोग जो है हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, चाहे वो धन के मामले में हो, शक्ति के मामले हो, प्रतिष्ठा के मामले में हो। ठीक है, वो सारी चीजें आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। आगे बात समझ में, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है, शक्ति, धन तथा प्रतिष्ठा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शक्ति, धन और प्रतिष्ठा होती क्या है? तो सिंपल सी बात, वैसे तो सब जानते ही हैं, लेकिन लिखना क्या है आपको वो अच्छे तरीके से आप लोग सुनिए। ठीक है, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से है। तो शक्ति जो है, पहले शक्ति को जानते हैं, फिर धन, फिर प्रतिष्ठा को। तो शक्ति निम्न प्रकार की बताती है, निम्न प्रकार की होती है शक्ति। कोई व्यक्ति या समूह दूसरों पर किस सीमा तक अपनी इच्छा थोप सकते हैं। यानी कि जो बोला जा रहा है ना, कोई व्यक्ति या समूह दूसरों पर किस सीमा तक अपनी इच्छा थोप सकते हैं, ये भी एक पावर होती है। आगे बात समझ में, तो शक्ति मतलब क्या है, अपनी पावर दिखाना, किस तरीके से आप दूसरों के ऊपर अपनी शक्ति थोप सकते हैं, अपनी इच्छा थोप सकते हैं। तो वह व्यक्ति या समूह उनसे उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी आज्ञा का पालन करवा सकते हैं। जब शक्ति का प्रयोग न्याय संगत होता है तो उसे प्राधिकार कहते हैं। मैंने पिछले चैप्टर में आपको प्राधिकार पढ़ाया था। अगर शक्ति वैध होती है तो उसको प्राधिकार कहते हैं, और शक्ति अवैध होती है तो वो गलत शक्ति है। आगे बात समझो, तो जो शक्ति वैध होगी, जैसे पुलिस, एक पुलिस के पास भी शक्ति होती है, पावर होती है, और एक चोर, इन लोगों के पास भी पावर होती है। तो शक्ति के जो पुलिस है उसके पास वैध शक्ति है। आगे बस उसको जो है क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे प्राधिकार। तो ये भी हमें याद रखना होगा। तो शक्ति हो गई। ठीक है, धन क्या है? धन तो सब जानते ही हैं। धन क्या है? धन भौतिक स्वामित्व की ओर संकेत करता है, जैसे संपत्ति, पशुधन, भूमि, मकान, मुद्रा, आभूषण और अन्य प्रकार की संपत्ति जो विशिष्ट समाज में बहुमूल्य समझी जाती है। तो ये धन है। धन मतलब किसी भी रूप में हो सकती है, भौतिक तौर पे भी हो सकती है, जैसे पैसा, धन, संपत्ति, और आपका ये जो भी आपके पास होंगी भौतिक चीजें, वो सारी चीज जो लोग देखते होंगे वो धन से है, वो धन हो जाएगा। आगे बात समझ में। ये प्रतिष्ठा क्या होती है? व्यक्ति नाम, शानो शौकत, ये सब। तो वे वस्तुएं प्रतिष्ठा, सम्मान एवं आदर की ओर संकेत करती हैं जो व्यक्तियों की सामाजिक स्थितियों से संबंधित होती हैं। ये व्यक्तियों की योग्यता तथा जीवन शैली में भी जुड़ी होती हैं, यानी कि हमारी जीवन शैली से भी जुड़ी होती है। प्रतिष्ठा यानी कि हमारा नाम, कुछ योग्यताएं, यानी कुछ योग्यताएं एवं जीवन शैलियां अन्य की तुलना में अधिक प्रतिष्ठावान समझी जाती है। हर किसी की ना अलग अलग प्रतिष्ठा होती है समाज में। आपके कर्मों के हिसाब से भी आपकी प्रतिष्ठा बनती है, ये चीज याद रखें। इसीलिए बोला जाता है हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना, तो अपने आप धर्म, हर चीज अच्छा होता चला जाएगा। कर्म इंपॉर्टेंट है सबसे। हर व्यक्ति का क्या देखा जाता है? कर्म देखा जाता है। आगे बात समझ में। चलिए आंसर हमारा जाइए। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखिए चैप्टर के नाम से जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ है, और किस तरीके से जो है इस दूसरा वाला ही समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण तथा सामाजिक गैर बराबरी के मध्य अंतर बताइए। देखिए सामाजिक स्तरीकरण तो मैंने बताया आपको कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, कि लेयर बाय लेयर सबको बना रखा है, बांट रखा है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक एक करके है ना, उसी आधार पे इनके काम है,
उसी आधार पे इन पे शक्ति है, धन है, प्रतिष्ठा है। और सामाजिक गैर बराबरी क्या होती है? तो समाज के अंदर जो बराबरी नहीं होती, बराबरी है और गैर बराबरी क्या होगी? जो असमानता है। तो असमानता इसमें देखी जाएगी। इसमें क्या है, सिर्फ हम पढ़ते हैं समाज के बारे में कि समाज में कौन ऊपर है कौन नीचे, लेकिन असमानता वगैरह हम इसमें पढ़ते हैं। आगे बात समझ में देखिए जरा, तो क्या बोला जा रहा है, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से है। तो शक्ति, धन एवं प्रतिष्ठा के परिणाम के अनुसार, परिमाण के अनुसार अर्जित सामाजिक गैर बराबरी केवल समूहों के सदस्यों के मध्य ही सीमित न रहकर विभिन्न लिंग एवं आयु वर्गों के सदस्यों के बीच भी होती है। स्त्री के मध्य, देखिए स्त्री पुरुष के मध्य असमानता, आयु वर्ग के बीच असमानता सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत नहीं आते। ये चीज याद रखिएगा, असमानता वगैरह हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं हम किसमें? इसमें पढ़ते हैं सामाजिक गैर बराबरी में, क्योंकि हम इसमें उच्च नीच समानता असमानता पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है? सामाजिक स्तरीकरण। इसमें सिर्फ बताया जाता है कौन ऊपर है कौन नीचे है। बाकी अगर भेदभाव की अगर बात कर रहे हैं, असमानता समानता की, तो हम इसमें पढ़ते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिए। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक गैर बराबरी अथवा असमानता पर विमर्श करता है, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण बताता है कौन ऊपर है कौन नीचे, फिर असमानता समानता देखने का काम इनका है। ये चीज देखा जाएगा, इसमें पढ़ते हैं हम। तो परंतु इससे हर प्रकार की सामाजिक गैर बराबरी या असमानता समाहित नहीं है, यानी कि हम इसमें जो है पूर्ण रूप से समानता असमानता नहीं पढ़ पाते, इसमें पढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक गैर बराबरी या असमानता का ही एक प्रकार है, यानी कि जब हम ये पढ़, देखिए इसको जानने से पहले ये जानना होगा। जब हमने ये पढ़ लिया तो क्लियर हो जाएगा कौन ऊपर है कौन नीचे, फिर असमानता समानता बता सकते हैं हम। ठीक है, देखिए उसके बाद गैर बराबरी या असमानता का ही एक प्रकार है, यह सामाजिक समूहों की उपस्थिति को प्रकट करता है। याद रखिएगा, ये क्या करता है? सामाजिक समूहों की उपस्थिति को प्रकट करता है, जो सामान्यतः शक्ति, धन एवं प्रतिष्ठा के परिणाम स्वरूप श्रेणीबद्ध होता है। आगे बात समझ में, यानी ये बताते हैं किसके पास कितना धन है, कितनी शक्ति है, कितना मतलब ये स्तरीकरण, कितना प्रतिष्ठा है किसकी, उसके बाद जाकर यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों का बराबरी और गैर बराबरी देखा जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो एक स्तर से संबंधित होते हैं, सामान्यतः उनकी भावनाएं एवं हित भी उभयनिष्ठ होती है, उनके जीवन शैली प्राय एक समान होते हैं। जो एक लेवल के होते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए तो सारे ब्राह्मण एक समान होंगे, क्षत्रिय सारे एक समान, वैश्य एक समान, शूद्र एक समान, ऐसे होंगे। अलग अलग श्रेणी में अलग अलग लोग एक समान पाए जाते हैं, तो एक समान होते हैं। यह विशेषताएं उन्हें दूसरे स्तर के सदस्यों से अलग करती है। जैसे ब्राह्मण है, चलिए आंसर में जाइए, जैसे ब्राह्मण है तो वो क्षत्रियों से थोड़ा ऊपर होंगे, क्षत्रिय हैं वैश्यों से ऊपर होंगे, वैश्य जो है शूद्रों से ऊपर होंगे। तो इस प्रकार से जो है समाज के अंदर स्तरीकरण किया गया है। समाज के अंदर क्या किया गया? स्तरीकरण। फिर उसके बाद जब हम पढ़ते हैं सामाजिक गैर बराबरी, तो उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि असमानता समानता क्या है। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आंसर ये हो गया हमारा। चलिए उसके बाद आता है परिस्थितियों। परिस्थितियों के दो प्रकार लिखे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करना है। आगे बात समझ, देखिए परिस्थितियों के दो प्रकार बताइए। ऑलरेडी मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। परिस्थितियों का मतलब होता है स्टेटस, आपका किस प्रकार से कितना स्टेटस है समाज के अंदर, कैसा स्टेटस, सबका अलग अलग स्टेटस होता है। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिएगा। देखिए तो पद्धत परिस्थिति क्या है, तो सिंपल सी बात है। तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए कि समाजशास्त्रियों के अनुसार परिस्थितियां दो प्रकार की होती हैं, पद्धत एवं अर्जित। कुछ परिस्थिति, कुछ स्टेटस हम जन्म से ही मिल जाती है हमें, वो पद्धत, कुछ हमें अर्जित करनी पड़ती है। जैसे आईएएस ऑफिसर बना मैं, तो मेरा एक अलग स्टेटस बनेगा, तो जन्म से नहीं मिला हुआ है, मुझे वो बाद में अर्जित करना पड़ेगा, तो वो अर्जित में आएगा। और पद्धत जो जन्म से मिल गया, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। चलिए देखते हैं क्या है पद्धत परिस्थिति। पद्धत परिस्थिति व्यक्ति को उनके जन्म के आधार पर प्राप्त होती है। यह संयोग की बात है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण है, उनके अपने लिए उसने अपने लिए ब्राह्मण की सामाजिक स्थिति का चयन नहीं किया था, वो पैदा हुआ था उस समाज के अंदर, जब उसको ब्राह्मण बोला जाता है। इसी प्रकार महिला के रूप में अपने जन्म के कारण किसी की बेटी, भतीजी, पोती की स्थिति प्राप्त होगी। जब बेटी जन्म ली है तो उसको उसी हिसाब से नाम मिलेगा। स्पष्ट है, जो सामाजिक स्थितियां कोई व्यक्ति या एक विशिष्ट परिवार, विशिष्ट सामाजिक श्रेणी या विशिष्ट लिंग में जन्म लेने के बाद प्राप्त करता है, उन्हें पद्धत परिस्थिति कहते हैं। यानी कि जो जन्म से ही मिली हुई हैं चीजें वो तो नहीं बदल सकते, तो वो पद्धत परिस्थिति होती हैं।
ठीक है ना, वो जीवन से ही मिलेगी, मतलब पैदा होते ही उनको परिस्थिति नहीं परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है वो चेंज तो होगा नहीं, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। तो जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के दृष्टिगत उस व्यक्ति की दूसरी सामाजिक स्थितियां जो वह भविष्य में प्राप्त करेगा आसानी से बताई जा सकती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति पुरुष के रूप में जन्म लेता है, यानी कोई बच्चा पैदा होता है, लड़का होता है, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बेटा होगा, उसका चाचा होगा, उसका दादा होगा, ऐसे हो सकता है। तो हमने पहले ही तय कर लिया। लेकिन हाँ, जो अर्जित परिस्थिति है वो हम नहीं बता सकते क्योंकि वो बाद में अर्जित की जाती है। आगे बस, अर्जित मतलब उसको छीनना समाज से। तो अर्जित परिस्थिति क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग ढंग समझ जाएंगे तो नीचे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं ढंग से पढ़ा, आप लोग ढंग सुनिएगा। अर्जित परिस्थिति क्या है? तो अर्जित परिस्थिति में क्या होगा, व्यक्ति द्वारा अपने प्रयासों से प्राप्त सामाजिक परिस्थिति को अर्जित परिस्थिति कहते हैं। यानी जब व्यक्ति खुद उसको प्राप्त करता है ना, तो उसको अर्जित परिस्थिति। प्रत्येक समाज में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो प्रतियोगिता द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। लोग इन सामाजिक परिस्थितियों की प्राप्ति हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसे स्थान जिनकी प्राप्ति के लिए प्रतियोगिता होती है अर्जित परिस्थितियां कहलाते हैं। सरल समाज में परिस्थिति मुख्यतः पद्धत होती है, जैसे श्रेष्ठ आखेटक, श्रेष्ठ शिल्पकार, श्रेष्ठ माली इत्यादि होती हैं। इसी प्रकार जटिल समाज में सामाजिक स्थितियां सामान्यतः अर्जित होती है। तो सिंपल सी बात है कि जो पद्धत परिस्थिति है वो जन्म से मिली है, और अर्जित परिस्थिति जो आपने बाद में जब बड़े हुए आप तो आपने मेहनत करी उसके लिए, तब जाके उसको अर्जित किया, तो उसको अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाएगा। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए आंसर हमारा जाइए यहाँ से। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है, देखिए यहाँ पे जाति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब ये जाति की प्रमुख विशेषताएं क्या है भाई? बाकी आप लोग तो जानते ही हैं कि जिनको वर्ण में नहीं रखा गया था उनको जातियों में रखा गया था। आगे बात समझ में, देखिए जरा। तो सिंपल सी बात है, जाति की प्रमुख विशेषताएं क्या कहलाती हैं? तो देखिए, तो जाति की प्रमुख विशेषताएं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें बतानी है जातियों के बारे में। देखिए, शुद्धता एवं अशुद्धता, जाति के हिसाब से शुद्धता एवं अशुद्धता देखी जाती है। मैं यहाँ कोई भी बात ऐसी नहीं बोलने वाला, ना बोल रहा हूँ कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। जो बातें किताबों में दी गई हैं वही मैं बातें यहाँ पे बोल रहा हूँ। आगे बस समझ में, तो कोई भी इसको नेगेटिव ना ले और ढंग से समझें। बस जो चीजें दी गई हैं वही चीज हम यहाँ पे शिक्षक लोग बताते हैं। आगे बस समझ में, देखिए, तो शुद्धता एवं अशुद्धता, जाति व्यवस्था शुद्धता व अशुद्धता की अवधारणा पर आधारित है। कुछ जातियों को अशुद्ध बोला जाता था, कुछ जातियों को शुद्ध बोला जाता था, ये चीज देखा जाता है। पृथक जीवन शैली, सबकी अलग अलग जीवन शैली है। व्यवसाय के अतिरिक्त हर जाति की अपनी अलग अलग जीवन शैली, जैसे उच्च जाति वाले अलग काम करेंगे, निम्न जाति वाले अलग काम करेंगे। उसके बाद है बाह्य विशेषता, यानी गांव में व्यक्ति की जाति उसके वस्त्रों, आभूषण, घर, खाने पीने की आदतें तथा बातचीत करने के तरीके इत्यादि को देखने से पता चल सकती है। तो ये क्या है, व्यक्ति की ना एक तरीके से बाह्य विशेषता, यानी कि बाहरी रूप से देखकर भी हम जाति का अंदाजा लगा सकते हैं, खाने पीने, पहनने, रहने, इन सब के आधार पर। उसके बाद है पृथक बोली प्राय, यानी उनकी भाषा के आधार पर भी हम जातियों की जो है पता लगा सकते हैं। अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, यानी अंतर्विवाह में क्या होगा, हर जाति में अंतर्विवाह की प्रथा होती है। बहुत सारी जातियों में अंतर्विवाह होता है, यानी एक ही गोत्र में विवाह कर लेना, और बहिर्विवाह एक ही गोत्र में विवाह ना करना, यानी खून का रिश्ता माना जाता है। ठीक है ना, हिंदू समाज में यही होता है, एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, यानी कि ज्यादातर देखा गया है, क्योंकि एक गोत्र का मतलब क्या है, दोनों भाई बहन का रिश्ता, खून का रिश्ता माना जाता है, इसलिए गोत्र शादी के टाइम पे नहीं होना चाहिए, बहिर्विवाह होना चाहिए। ये चीज काउंसिल, यानी हर जाति की अपनी अपनी अलग काउंसिल होती है, जैसे पंचायत। ठीक है, जैसे गांव देहात में हम लोग देखते हैं पंचायत वगैरह, हर जाति की अपनी अलग अलग पंचायत होती है। धार्मिक प्रतीक, यानी प्रत्येक जाति के अपने बहुत से देवी देवता, धार्मिक अनुष्ठान एवं लोकगीत होते हैं, सबके अपने अलग अलग कर्म कांड वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। आगे बात समझ में, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं जाति की प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं। चलिए आंसर वाला जाइए यहाँ से। क्लियर हो गया आप लोग को, ये चीज हमें बता देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है जाति तथा वर्ग में 3 अंतर बताना है। जाति और वर्ग में क्या अंतर होता है ये आप लोग देखिए, जरा ध्यान सुनिएगा। क्या बोला गया है आंसर, आप लोग बोला गया है आंसर में, जाति तथा वर्ग में 3 अंतर। तो पहला अंतर है आर्थिक बनाम अनुवांशिक, यानी वर्ग को, देखिए वर्ग होता है, अलग अलग प्रकार के वर्ग होंगे, समाज जो काम अलग अलग लोग करते हैं उसको वर्गों में बांट दिया गया है, और जातियां अलग होती है। तो देखिए आर्थिक बनाम अनुवांशिक, तो वर्ग को आर्थिक तौर पर परिभाषित किया जाता है। वर्ग को क्या करते हैं, आर्थिक तौर पर, यानी काम करने वाले लोग, बढ़ई, कुम्हार, सुनार, है ना, ये सब अलग अलग वर्ग हैं। तो देखिए जरा, तो बोला जाता है यहाँ पे
कि आर्थिक तौर पर परिभाषित किया जाता है। इसके विपरीत जाति को एक आनुवांशिक इकाई के रूप में समझा जाता है, यानी जिस जाति में जन्म लिए वो उस जाति का कहलाएगा। इसे जीवन शैली के तौर पर परिभाषित किया जाता है। जीवन शैली यानी रहने का तरीका, हर जाति के अपने रहन सहन और अलग ढंग होता है, ठीक है। दूसरी बात है परिवर्तनीय बनाम अपरिवर्तनीय, यानी कि वर्ग परिवर्तनीय होता है। वर्ग जो होता है वो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जाति परिवर्तित नहीं होती। देखिए, तो व्यक्ति किसी वर्ग में जन्म लेता है, वह सदैव अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का अवसर प्राप्त करने का प्रयास करता है, पर जाति में एक व्यक्ति का स्थान हमेशा के लिए निर्धारित होता है, जब तक कि उसका पूरा समूह विशेष रूप से उस पर उठने की कोशिश ना करे, यानी ऊपर उठने की कोशिश ना करे। सिंपल सी बात है, आप जिस जाति में जन्म लेंगे उसी जाति के कहलाएंगे, लेकिन जिस वर्ग में जन्म लेंगे आप अपना काम वर्ग सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अब सुनार का बेटा जरूरी है सुनार वाला ही काम करेगा? नहीं, वो कुछ और भी काम कर सकता है। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद है गतिशीलता बनाम स्थिरता। ये क्या होता है? वर्ग में परिवर्तन या पदोन्नति प्रोन्नति व्यक्ति की गतिशीलता पर निर्भर करता है और जाति में गतिशीलता पर प्रतिबंध होता है। जाति में जो गतिशीलता होती है वो नहीं होती है, और वर्ग के अंदर गतिशीलता होती है, यानी कि आप इस वर्ग में हैं तो दूसरे वर्ग में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये चीजें थी। आगे बात समझ में, वर्ग परिवर्तनशील है और जाति अपरिवर्तनशील है। आगे बात समझ में, चलिए आंसर में जाइए। इस तरीके से हमें याद रखना है, कुछ अंतर है बेसिक। चलिए, उसके बाद आता है जाति तथा वर्ग में 3 अंतर हो गया। उसके बाद जाति व्यवस्था के 5 महत्व लिखिए, जरा ध्यान सुनिएगा। जाति व्यवस्था के 5 महत्व। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से बनेगा। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए क्या है। देखिए, तो विवाह जाति व्यवस्था के 5 महत्व। जाति व्यवस्था है, अलग अलग जातियां हैं, हिंदुओं में भी कई जातियां हैं, अलग अलग इस्लाम में भी कई जातियां बना रखी हैं। तो इस प्रकार से इनमें क्या क्या अंतर होता है, महत्व जरा देखते हैं। विवाह, तो विवाह के मामले में जाति महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए विवाह में क्यों जाति क्यों जरूरी है? क्योंकि विवाह जब होता है तो वहां जात देखा जाता है, जात धर्म देखा जाता है। धर्म तो चलिए है ही, उच्च है, वो जातियां उसमें बांट रखी है खूब सारी। तो जिस जाति का पुरुष होगा उस जाति की स्त्री भी होनी चाहिए, ये हमारे समाज में बांट रखा है। दूसरी बात, कर्मकांड। विशेष जाति के लोग विशेष प्रकार के कर्मकांड निष्पादित करते हैं, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग प्रकार की पूजा पाठ करते हैं। समिति गठन, समितियां जाति के आधार पर बनती हैं, यानी कि भाई इस जाति के लोग उस जाति के लोग अलग अलग होंगे, है ना। मैं यहाँ कोई भेदभाव नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ जात पात कितना, मतलब देखिए आप धर्म माने लेकिन उसमें उत्पन्न होने वाली जो जातिगत भेदभाव है ना उसको ना माने। आगे बात समझ में, तो जात ये वो सब नष्ट कर देता है लोगों को। कल्याणकारी कार्य, तो जातियां समितियां अपनी जाति के नाम पर बैंक, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्राम गृह, अस्पताल स्थापित कर सकती हैं। कल्याणकारी कार्य भी होते हैं इनसे, जातियों के आधार पर अलग अलग जाति के लिए अलग अलग व्यवस्था रख रखी है। उसके बाद वोट बैंक, तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपना वोट बैंक भी बनाते हैं राजनीतिक दलों को। कैसे? मतलब इनको जाति को, तो हर गांव में अलग अलग जाति के लोग अलग अलग टोले में रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग समाज बना के रहते हैं। तो जिस जाति का प्रधान होगा उस जाति के गांव में जाएगा और वहां अपने वोट की मांग करता है। आगे बस समझ, ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है, शहरों में तो उतना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यूपी बिहार जैसे इन जगहों पे, झारखंड वगैरह इन सब में ज्यादातर देखा जाता है, जो ग्रामीण इलाके हैं ज्यादातर। चलिए आंसर में जाइए। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तरीकरण किसे कहते हैं? क्या सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक है? व्याख्या कीजिए, ठीक है। क्या है यहाँ व्याख्या करनी है। तो स्तरीकरण किसे कहते हैं पहले वो जानते हैं, बाकी मैं आप लोग को बहुत सी चीजें बता चुका हूँ इसमें। देखिए जरा स्तरीकरण किसे कहते हैं। तो समाजशास्त्र में, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, समाजशास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा 1940 के दशक में आई। वास्तव में स्तरीकरण की अवधारणा भूविज्ञान से ली गई है और भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह पृथ्वी अनेक परतों से बनी हुई है। याद रखिएगा, भूविज्ञान में क्या है, हम लोग ये पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, अलग अलग लेयर से हमारी पृथ्वी बनी है। जिस जमीन पर हम खड़े होते हैं उस जमीन के नीचे मिट्टी है, फिर मिट्टी के नीचे पत्थर है, पत्थर के नीचे फिर पता नहीं, मतलब ऐसी बहुत सारी जो ज्योग्राफी अगर पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेयर है अलग अलग। तो इसमें बोला जा रहा है और एक परत दूसरी परत पर पड़ी रहती है, लेयर बनती है। इसी प्रकार समाज में व्यक्तियों के पदक्रम में अनेक परतें या स्तर होती हैं, एक स्तर पर दूसरा स्तर होता है। ऐसी समाज के अंदर एक स्तर पर दूसरा स्तर, फिर तीसरा स्तर, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते नाचते रहेंगे। इसीलिए सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा इस तरह दी जाती है कि समाज के स्तरों
का विभाजन है। पृथ्वी के स्तरों में किसी एक स्तर का विशेषाधिकार नहीं होता, बल्कि सबका अलग अलग ओहदा होता है। इसके विपरीत जब हम समरसीबल करवाते हैं तो आपने देखा होगा, जब गड्ढा करते रहते हैं तो एक टाइम पे अलग अलग चीजें आती है, फिर लास्ट में जाकर पानी आता है, बहुत नीचे जाकर पानी आता है। और आज तक कभी कोई ऐसा नहीं है जो पृथ्वी के एंड तक पहुंच गया हो, ऐसा हुआ ही नहीं है अभी तक। आगे बात समझ में, ठीक है। कईयों ने कोशिश करी, कई वैज्ञानिकों ने कोशिश करी, लेकिन ये असफल है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई इतना नीचे पहुंच जाए। अब सोच के देखिए जरा कि एक लेवल होता है जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जहां ऑक्सीजन खत्म, बिल्कुल, तो जहां ऑक्सीजन खत्म वहां तो आप तैरने लगेंगे, तो तैरते रहेंगे, फिर ऊपर आने की दोबारा कोशिश करेंगे, उतने नीचे जा नहीं सकते वहां से, तो वहां तैरते रहोगे, फिर वहां ऊपर आओगे, फिर वहां ऊपर खींचेगा, फिर वो नीचे खींचेगा, ऊपर नीचे, ऐसे ही फंसे रह जाओ, कभी जिंदगी में जमीन पर आ ही नहीं सकते फिर हम। ये बहुत अलग चीजें होती हैं। आगे बात समझ में, देखिए सामाजिक स्तरीकरण में जिनका स्थान उच्च होता है उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार निम्न स्थान वालों को नीचे स्तर पर रखा जाता है। उदाहरणतः धनवान लोग गरीब लोगों की तुलना में अपने बच्चों को महंगी शिक्षा दे सकते हैं और वे आरामदायक वस्तुओं से युक्त भवनों में रहते हैं। मतलब भवन में पूरा आराम, चीजें हैं, हर चीज लगी हुई है। समाज जातियों में बटा होता है। दक्षिण भारत के गाँव में निम्न जाति के लोग दिन में घर से बाहर नहीं निकल सकते। निम्न जाति के लोग, जो निचली जाति के लोग हैं, दिन में घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उच्च जाति के लोग उनको देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मतलब अपवित्र हो जाएंगे। पहले की अवधारणाएं थी ये बेकार सी, ठीक है। उनकी छाया भी दूसरों को अपवित्र कर देती थी। यह विश्वास था कि निम्न जातियां स्थायी रूप से अपवित्रता लाने वाली होती हैं। तो ये माना जाता था जो निम्न जातियां हैं वो अपवित्रता लाती हैं, लेकिन ये सारा ढकोसला होता है, फालतू की चीजें होती हैं। आगे बस समझ में, आप लोग को अपने कर्मों पर चलना है। जिसका कर्म अच्छा होगा उसका नाम होगा, जिसका कर्म बेकार होगा वो गंदे से गंदा व्यक्ति कहलाएगा। आगे बस समझ, इसलिए अपने कर्म अच्छे रखो और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो, ठीक है। देखिए, तो इसकी हमने 3 अवधारणाएं पढ़ी थी। 3 अवधारणाएं मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन मैंने पढ़ा दिया है, ये पूरा नहीं पढ़ाने वाला मैं। शक्ति, धन, प्रतिष्ठा, इनके आधार पर समाज क्या है, स्तरीकरण होता है इनका, और फिर उसके बाद गैर बराबरी देखी जाती है कि क्या है समाज के अंदर, क्या नहीं है। आगे बस समझ में, ये चीज याद रखें। तो उसी के बाद दे रखा है सामाजिक स्तरीकरण का सार्वभौमिकता। तो मैं सिंपल सी बात, यही आंसर आप लोग के सामने बस बता दे रहा हूं कि जो सामाजिक स्तरीकरण की सार्वभौमिकता होती है, क्या ये हर तरफ फैला हुआ है? तो नहीं। लास्ट में एक लाइन दे रखी है यहाँ पे, यद्यपि सामाजिक गैर बराबरी सभी समाजों में पाई जाती है, पर सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक नहीं होता। यानी कि देखिए, ये आपको हर तरफ देखने को मिल जाएगा, सामाजिक गैर बराबरी देखने को मिल जाएगा, लेकिन सामाजिक स्तरीकरण नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कई समाजों में राजा ही नहीं होते, कई समाजों में उच्च वर्ग के लोग ही नहीं है, कई समाजों में ऊंच नीच नहीं है, कई समाजों में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। ऐसे बहुत सारे समाज हैं, कबीलाई समाज हैं, कबीले हैं, जिनमें सब लोग बराबर ही होते हैं। तो ये चीज कईयों में स्तरीकरण को कोई मान्य नहीं है, तो इसलिए बोला जाता है सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक नहीं है। आगे बस समझ में, ये चीज आप लोग याद रखें। कोई दिक्कत? चलिए आंसर बढ़ा जाइए, यहाँ से ये कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति किसे कहते हैं? परिस्थितियों के प्रकार लिखें। देखिए, परिस्थिति किसे कहते हैं? स्टेटस, आपका ओहदा, ये सब चीज मैं बता चुका हूं। अब मैं बताऊंगा आपको मैंने ये क्यों पढ़ाया था, ठीक है। देखिए जरा, तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख। तो क्या दे रखा है इसमें, कुछ व्यक्ति समाज में उच्च पदों पर आसीन होते हैं, जबकि कुछ को उनकी तुलना में निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है, और एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक स्थिति ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति परिवार में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर सकता है, जबकि एक राजनीतिक दल में उसकी परिस्थिति दूसरों के अधीन हो सकती है। और परिस्थिति का पद सामाजिक पद में अंतर्निहित है। अंतरक्रिया की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक पद को धारण करता है। यानी परिस्थिति का मतलब हो गया आपका स्टेटस। तो स्टेटस का मतलब क्या हो गया कि आप किस तरीके से समाज के अंदर रह रहे हैं, आपकी वैल्यू क्या है समाज के अंदर, आप किस ओहदे पर रहे हैं, किस नजरिए से आपको देखा जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह प्रत्येक परिस्थिति में अपनी सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ही एक विशेष भूमिका का निर्वाह करेगा। यानी कि वो किस ओहदे पर है, किस पद पर है, उसके हिसाब से उसको जो है चलना होगा। वो आईपीएस है, वो इंस्पेक्टर है, वो जो है मतलब सब इंस्पेक्टर, कुछ भी हो, उस आधार पर उसको उस पद के अनुसार चलना होगा। तो इसी में बोला जाता है, इस दशा को हम परिस्थिति और भूमिका का संतुलन कहते हैं। और
यही संतुलन सामाजिक संगठन का वास्तविक आधार होता है। तो यही क्या है, वास्तविक आधार है उसका। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। इसी के अंदर देखिए मैंने बताया था सामाजिक परिस्थितियों के प्रकार। तो परिस्थितियों के प्रकार आंसर देखिए, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आंसर यही वाला है, पद्धत परिस्थिति, और जो है इसमें पद्धत परिस्थिति के आधार बता रखे हैं, लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जाति, वैधता, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की होती है। क्योंकि ये जो जन्म से मिली होती है वो पद्धत, और जो अर्जित की जाती है वो बाद में, यानी कि समाज में जब आप बड़े हो गए, पले बड़े हो, आप बड़े हुए, फिर आपने अर्जित करी, जो आपने अपनी ओर से मेहनत करके लाई है ना, वो अर्जित, और जो पहले से प्राप्त है वो पद्धत। तो परिस्थितियों के दो प्रकार भी मैंने आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से नाचते रहें और आगे बढ़ते रहें। नहीं जाएंगे आप, चलिए जाइए पहले आप। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा ये चैप्टर, और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग जल्दी से जल्दी, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस धांसू धांसू होने वाली हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और हाँ, मैंने पहले बताया था कमेंट करना ना भूले, कमेंट आपको कैसी वीडियो अच्छी लगती है, क्या है क्या नहीं, वो आप लोग जरूर बताएं। आगे बात समझ में, अपना प्यार साइमन क्लास को भर भर के दें, और बहुत प्यार दें साइमन क्लास को, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम लोग जो है आगे जैसे जैसे 35 चैप्टर हैं टोटल सोशियोलॉजी में, तो सारे चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।